स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आज हम लेकर आए हैं। और क्या है ये पूरा डिटेल में हम देखते हैं इसमें। और आज हम 67th BPSC PT टेस्ट, एकदम लेटेस्ट टेस्ट है, आस्था IAS के द्वारा जो करवाया जा रहा है। ये फुल टेस्ट है। पहला आप लोग सभी जानते हैं कि चाहे आस्था IAS हो चाहे दृष्टि IAS हो, अगर आप इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको 4,000 से 5,000 रुपये में इसका टेस्ट सीरीज मिलता है। 10 या 11 टेस्ट उसमें होते हैं, तो बहुत महंगे होते हैं और बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी गरीब से गरीब हो और छात्र हैं उनको भी लाभ मिले, और जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं वो नहीं खरीद सकते हैं या फिर नहीं टेस्ट दे सकते हैं किसी कारणवश, तो वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से वो महंगे इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज चलते हैं वो आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से वो तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने 65वीं और 66वीं में तैयारी करवाया था, तो उसी तरह से मैं 67th में भी आप लोग का तैयारी करवाने जा रहा हूँ। और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पहला ही इसका टेस्ट आ चुका है, इसका मटेरियल आस्था IAS का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक का इसका क्वेश्चन और आंसर और एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग फॉर्म भरना है, BPSC का एग्ज़ाम देना है, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस माध्यम से आप टेस्ट सीरीज़ का तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट है। तो यहाँ पे हिंदी में पहला पेज है, उसी तरह दूसरा पेज इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये जो है बाइलिंगुअल है, और इसमें एक चीज़ क्या होता है कि मैं केवल एक ही लैंग्वेज कवर करूँगा, इसमें हिंदी, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो हिंदी मीडियम के ही ज़्यादातर हैं। और अगर 10-15 लोग जो इंग्लिश मीडियम से होंगे तो वो क्या करूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा ये क्वेश्चन। वहाँ से आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं BPSC 67th BPSC से संबंधित, वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग का आज जो इंतज़ार था वो ख़त्म करते हैं। और आस्था IAS फुल टेस्ट नंबर ये पहला ही है, और ये 67th BPSC PT टेस्ट नंबर 1 है, और ये एकदम लेटेस्ट टेस्ट है, ठीक है। तो इसका हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन आइए, थोड़ा सा इसे मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिखे। और अगर जिनको दिक्कत हो रहा है वो 240p पे आप इसको चला के रिजोल्यूशन पे देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है ये, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पहला का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और धरती पर अगर पलायन वेग पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं, इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल मतलब नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई प्रकाश तरंग मान लीजिए एक माध्यम वायु से कांच या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो आप लोग देखिएगा तो प्रकाश का क्या होता है कि सिर्फ जो है वो आवृत्ति स्थिर होती है, ठीक है। आवृत्ति स्थिर होती है, बाकी आपका वेग, चाल और तरंग दैर्घ्य, ठीक है, और तीव्रता भी बदल जाती है। तो इसलिए इसका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या परिवर्तित हो जाती है, तो बी, सी और डी तीनों परिवर्तित हो जाती है। केवल आवृत्ति जो है वो केवल कांस्टेंट रहती है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, चाल मतलब वेलोसिटी, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, वेग मतलब वेलोसिटी। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा बोला, खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है क्योंकि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का प्रमुख कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्ण होता है। ठीक है, लाल रंग सबसे कम प्रकीर्ण होता है। ठीक है, और यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, बी और सी भी हो जाएगा। और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो बी सी डी तीनों इसमें लागू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। चौथा नंबर में आइए। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो चौथा का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, चौथा का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा। पांचवा नंबर में आइए, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एमीटर से। और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल एकदम इसी तरह का रहेगा। ठीक है, इसे ये बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, इसी वजह से मैंने इसे सेलेक्ट किया है। क्योंकि इस बार जो 67th बीपीएससी के लिए इन्होंने टेस्ट सीरीज जो अरेंज किया है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन इन्होंने सेलेक्ट किया है और आने की इससे ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कन्फ्यूज़न 9.2.11 उसे तो हर हाल में भी ज्वाइन कर ले। क्योंकि कुछ पीडीएफ वगैरह जो मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल होता है बीपीएससी से संबंधित, वो मैं उस चैनल पे सेंड करते रहता हूँ। तो आप लोग को सामान्य लाभ वहाँ से मिलते रहेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, तो 6 का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि उपयुक्त जो सभी जोड़ा है ये सभी सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य बोल रहा तो असत्य कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक ही होता है? तो ये सभी जानते हैं -40 डिग्री पे। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक एक होता है -40 डिग्री। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां बोला इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 8वां का यहाँ पे हो जाएगा ई। क्यों? यहाँ पे पूरा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण पहले क्या होते हैं? ठीक है, तो भौतिक में पानी का बर्फ में जमना, मोम का गलना। मोम का गलना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसी तरह दूध का क्रीम से अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन, ये सब भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना हमारा क्या हो जाएगा? ये केवल रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और लोहे में जंग रखना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? तो बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन और मोम का गलना ये दोनों जो है भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना और लोहे का जंग लगना ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे पूरा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। कौन कौन? बी और सी, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है शुष्क सेल का विभव होता है, यानी वोल्टेज विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 वोल्ट। ठीक है, और शुष्क सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें द्रव विद्युत अपघट्य के स्थान पर नमी युक्त विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। और इसका आविष्कार जो था वो लेक्लांस ने किया था, इसलिए इस सेल को लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन ए हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा बेसिक और चौथे समूह का एसिडिक। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में।
11 नंबर बोल रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 5.6 से कुछ अधिक होता है। ठीक है, तो जिस वर्षा के मतलब वर्षा के जल का पीएच का मान, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 11 का जो सही हो जाएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5.6 से कम। तो जिस वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, और वायुमंडल में उपस्थित CO2 एवं SO2 एवं NO जैसी गैसें वर्षा के साथ घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, और यही जो है ये अम्ल वर्षा कहलाती हैं, जो भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, साधारण नमक में, तो इसका हो जाएगा साधारण नमक में ऑप्शन सी हो जाएगा प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहता है। तो साधारण नमक एक उदासीन लवण है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल है HCl की अभिक्रिया से ही ये प्राप्त होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, 13 नंबर बोल रहा है कि क्रोमियम स्टील मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है। तो 13 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमियम और कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 बोल रहा हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो H2O बनता है पानी। नेक्स्ट है ये 15 नंबर, 15 बोल रहा सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH2CONH2। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को खाद्य परिरक्षक की तरह व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका आणविक सूत्र जो होता है यहाँ पे एक चीज़ और गलत है थोड़ा सा, क्या है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें थोड़ा बार बार इसमें मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, और सोडियम बेंजोएट को खाद्य परीक्षक की तरह इसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, NaC7H5O2 इसका जो होता है ये रासायनिक सूत्र होता है। और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेंजोएट अम्ल के उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा सोडियम बेंजोएट को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर में, इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्र भूमि को। वेटलैंड्स जो होते हैं, और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। तो भारत में टोटल कितने आर्द्र भूमियाँ हैं, तो ये न्यू डाटा के अनुसार टोटल 42 आर्द्र भूमि भारत में है। नेक्स्ट आइए 17 में, 17 क्वेश्चन बोला प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे। तो 17 का देखिए यहाँ पे बहुत लोग आइंस्टीन मार देंगे जो कि गलत होगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता यानी कि अगर खोजकर्ता पूछे तो सब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ट्ज। ठीक है, कंफ्यूज मत कर कीजिएगा। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे अध्ययन किए थे आइंस्टीन, जिनके कारण उसको आइंस्टीन को नोबेल का भौतिक पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे पूछता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज कौन किए थे, तो ये किए थे हर्ट्ज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसमें अब आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। और इसकी खोज किए थे हेनरीज हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये यहाँ पे इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं केवल इसमें हिंदी वाले पे डिस्कशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, 18 नंबर जो है, 18 नंबर बोल रहा दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह है। तो क्या है इसकी बीमारी की वजह,
तो ये एक कवक जनित रोग के कारण होता है। तो 18 का इसका हो जाएगा ए। और दमा रोग के कारक का नाम अगर पूछ दिया तो इसका कारक का नाम हो जाएगा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। जबकि गंजापन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा टीनिया केपिटिस। ठीक है, दमा याद कर लीजिए, दमा रोग के कारक का नाम एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और गंजापन का कारक का नाम हो जाएगा टीनिया केपिटिस। 19 नंबर आइए, औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 19 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट्स। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, 20 बोल रहा है मम्प्स है। तो मम्प्स क्या है? तो ये एक प्रकार का बीमारी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और मम्प्स को गलसुआ भी बोलते हैं, जो कि वायरस के कारण होता है। तो कौन वायरस के द्वारा? तो पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये मम्प्स बीमारी होती है, जिसमें पैरोटिक ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, 21 बोरा लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? इसको याद कर लीजिएगा। तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। तो देखिए इसका व्याख्या में क्या है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम टाइलिन और लाइजोजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कितनी जोड़ियां लार ग्रंथियां पाई जाती हैं पूछेगा तो 3 जोड़ियां, और पूछेगा कितने पाचक एंजाइम पाए जाते हैं तो 2। कौन कौन? टाइलिन और लाइजोजाइम। और एक चीज और नोट कर लीजिए, मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। मेढक और ब्लू व्हेल जो होता है उसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। 22 नंबर में आइए, इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो 22 का इसका सबको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूकोज को। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, पेस मेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए SA नोड्स के नाम से। SA नोड्स या इसको बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड, कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिनी कक्ष में स्थित होता है। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, 24 नंबर बोल रहा है मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। तो किस चीज के लिए है? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल के लिए। तो टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रत्याम्ल एंटीसीड्स का कार्य करता है। और इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। और टमाटर का जो लालिमापन होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, बोल रहा है इनमें से कौन से कथन सुमलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो सभी सही सुमलित हैं। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, 26 बोल रहा है महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? ठीक है, तो 26 का यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी विरिलिज्म। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत बार आया है, मतलब बीपीएससी में नहीं लेकिन और भी एग्जाम में ये आया है। तो देखिए महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण जैसे भारी आवाज़, दाढ़ी या मूछ बढ़ना इत्यादि जो गुण विकसित हो जाते हैं, इसको हम लोग विरिलिज्म कहते हैं। यह महिलाओं में एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। तो जब महिलाओं में एंड्रोजन्स नामक हार्मोन का ज़्यादा अतिस्राव होने लगता है तो इसके कारण महिलाओं में जो लक्षण ये सब पुरुष वाले लक्षण दिखने लगते हैं, इसी गुण को विरिलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आइए 27 में, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है?
तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 नंबर बोल रहा है ब्लू फ्लैग है। तो ब्लू फ्लैग क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग FEE के स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क है जो 60 सदस्य देशों में 65 संगठनों से मिलकर एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी एक संगठन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 नंबर बोल रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, DNA प्रबंधन तकनीक में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक इन विट्रो DNA प्रबंधन तकनीक है। इसके अंतर्गत विशिष्ट DNA पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करके DNA या जीन के किसी विशेष खंड की लाखों प्रवर्धित प्रतियां तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 नंबर बोल रहा है विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है। तो विश्व का वो कौन सा पहला देश है जिसने बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 नंबर बोल रहा है क्रॉस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? तो 31 का हो जाएगा ये घोंगे की, जो कि करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो 31 के यहाँ पे बी हो जाएगा। और वैज्ञानिकों ने घोंगे की इस नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम क्रॉस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है। और यह जो ग्रेटा थनबर्ग नाम है, यह नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 बोल रहा है चर्चिल और नेसल्स कहाँ की नदियां हैं। ठीक है, तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा का। और इसका निकास जो है ये कहाँ से निकलता है? तो ये कनाडा के हडसन की खाड़ी से निकलता है। 33 नंबर में आइए। 33 नंबर बोल रहा है कि एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 देशों में इसका विस्तार है। और यह विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ हिमालय के बाद यह दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक है। और इसका विकास दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर। इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। जबकि लरेंसिया का पठार जो है, ये वाला जो है, ये कनाडा में है। कोलंबिया का पठार USA में है। और कोलोराडो का पठार जो है ये भी USA में है। ठीक है, तो ये सब उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जबकि अर्जेंटीना ही एक जो है पेंटागोनिया का पठार जो कि अर्जेंटीना में है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आइए 35 में। 35 नंबर में देखिए, 35 में बोल रहा है कि सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन यानी कि बागवानी से है। वहीं पे सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति कृषि उत्पादन को दुगना करने व टिकाऊ कृषि से है। और भूरी क्रांति का है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है। और अमृत क्रांति का नदियों को जोड़ने की योजना से है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में बोरा लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 बोल रहा है इनमें से किन प्रदेशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो 37 का यहाँ पे देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वाधिक तटीय सीमा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1962 किलोमीटर तटीय सीमा है।
और अगर सामुद्रिक सीमा पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 38 में। 38 बोल रहा है कि इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है। तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल से, जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे अगर पूछेगा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे सबसे ज़्यादा लगी हुई है, तो ऑप्शन के हिसाब से है इसमें बी। ठीक है, सर्वाधिक नेपाल में। लेकिन ऐसे अगर पूछेगा तो ऐसे बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में, सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया। तो 39 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से लिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं और यह लगभग 9,630 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ के जल में लवण की मात्रा 70% है और सुंदरवन को 1984 ईस्वी में नेशनल पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 नंबर बोल रहा है रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। और यह एक हिमनीकृत झील है और इस झील का 1942 में एच.के. माधवन नामक एक रेंजर ने इसे खोजा था। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बन गया था, इसलिए इसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 का बोल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा। तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। नेक्स्ट आइए 42 नंबर। 42 बोल रहा है विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश के नौसेना के द्वारा किया गया था। तो 42 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा। अमन अभ्यास में यूएसए, चीन, रूस, यूके, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि देशों ने भाग लिया और इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों ने भी इसमें शामिल हुआ और इसका संचालन जो था वो पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किया गया। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 नंबर बोल रहा है हाल ही में विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया के द्वारा किया गया। तो 43 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के द्वारा। 11 फरवरी 2021 को, एक मिनट, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। और 11 फरवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व संपोषणीय विकास सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया और इसका जो थीम था वो था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। 44 में ये हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन एनआरटीए ऑफ चाइना ने 11 फरवरी 2021 को बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ द्वारा चीन में प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट आइए 45 नंबर। 45 बोल रहा है कि आशा इंडिया पहल का संबंध है, तो ये किससे है। तो 45 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत वहन करने योग्य आवास योजना। नेक्स्ट आइए 45 हो गया और नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है। तो 46 का इसका हो जाएगा ऑप्शन है 92वां और पहले रैंक पे है आपका जापान। 47 में ये वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 22%।
नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 नंबर है, विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, ये गुजरात के मोढेरा अहमदाबाद में नवनिर्मित, पहले इसको मोढेरा स्टेडियम का नाम रखा गया था। उसके बाद फिर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे इसका सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रखा गया। लेकिन उसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम हटा करके नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पे इनका नरेंद्र मोदी नाम स्टेडियम, मतलब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इनका नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। नेक्स्ट है ये 49 पूरा हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और यह जो बिहार में जो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खुलेगा, यह खेल विश्वविद्यालय यह देश का 6ठा खेल विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 नंबर बोल रहा है वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? तो 50 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए 6,541 करोड़। नेक्स्ट आइए 51 में। 51 बोल रहा है 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो 51 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में, रामप्पा मंदिर स्थित है। तो रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना में। और तेलंगाना के वारंगल के पालमपेर में स्थित यह रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है। इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को को इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट आइए 53 नंबर। 53 में बोल रहा है 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है? स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है। ठीक है, तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 10.5%। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 10.5% स्थिर मूल्य पर, और वर्तमान मूल्य पर पूछेगा तो वो हो जाएगा 15.4%। और ये जो है हमेशा आप लोग इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों याद रखिएगा एक साथ, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। स्थिर मूल्य पर और एक वर्तमान मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य पर 10.5%, वर्तमान मूल्य पर 15.4%। 54 में आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से एफडीआई को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत किया है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी 100% एफडीआई इसमें मंजूरी दे दी है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 55 में आइए, 55 बोल रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2032 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक मेजबानी के लिए चुना है, और 32 साल के बाद पुनः ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 56 में। तो ब्रिस्बेन याद रखिएगा कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 56 में यह हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया? तो ये न्यूज़ में भी आया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन की इन्होंने शुरुआत 1970 में भारत के किया था। ठीक है, और इनका जो निधन हो गया है, इनका निधन जो हो गया है वो 21 मई 2021 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 बोल रहा है कि हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 57 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा को। FIH की 22 मई 2021 को संपन्न वर्चुअल बैठक भारत के नरेंद्र बत्रा को दोबारा भारतीय ओलंपिक संघ का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है, और बत्रा ने बेल्जियम के मार्क कॉर्डरॉन को 2 वोट से हराया,
अब इनका कार्यकाल जो है वो 2024 तक रहेगा। नेक्स्ट आइए 58 में, इनमें से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी सीबीआई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल को। ठीक है। नेक्स्ट आइए 59 में, 59 में बोला हाल ही में एरियस हेनरी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हैती। हैती सरकार ने मंगलवार को एरियस हेनरी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कुछ दिन पहले ही हैती के पूर्व प्रधानमंत्री जोवेनल मोइसे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 60 नंबर में आइए, बिहारी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो 60 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन कृष्ण बोहरा को। ठीक है। तो ये जो बिहारी पुरस्कार है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये राजस्थान के किसी लेखक को हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। 61 नंबर में आइए, 61 नंबर बोल रहा है कि लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अधीन अभी तक कुल 5 विभाग कार्यरत थे। हाल ही में एक छोटा विभाग बनाया गया है जिसका नाम लोक उद्यम विभाग है। इसके अन्य 5 विभाग हैं, आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको कि दीपम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, दीपम जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए 62 में, 62 बोरा हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया? तो 62 का हो जाएगा इसका बी, जापान ने। जैसा कि मैंने आपको हेनरी पासपोर्ट वाला में बता दिया था कि जापान जो है वो पहले नंबर पे है। 63 में आइए, 63 बोल रहा है हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.के. वेंकैया नायडू। और दिल्ली हाट में वर्ष 2021 के इस महोत्सव का 1 से 15 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था दिल्ली में। ठीक है, जिसका उद्घाटन एम.के. वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट आइए 64 में, बोरा हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो 64 के ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरी, जो कि उड़ीसा में है। और पुरी उड़ीसा का देश का पहला राज्य है जहां सीधे टैप से पानी पिया जा सकता है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, 65 बोला प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो 65 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जुलाई को। 28 जुलाई नोबेल पुरस्कार विजेता बरूच सैमुअल का जन्म तिथि है, जिसने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी, और उन्हीं के जन्म दिवस को यहाँ पे विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 66 में, बोल रहा है चर्चित गलवान वैली कहाँ पे है? तो 66 का ये हो जाएगा सी, लद्दाख में, जहाँ पे हाल ही में चीन और भारत के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है और यहीं पे खूनी संघर्ष भी हुआ था। नेक्स्ट आइए 67 में, 67 में बोल रहा है कि बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 67 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन युफेई ने। ठीक है, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की भागीदारी से इस खेल के मेडल पर सबकी निगाह थी, लेकिन चीन की चेन युफेई ने स्वर्ण पदक और टी.वाई. ताइताई ने सिल्वर तथा भारत के पीवी सिंधु ने इसमें कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट आइए 68 में, 68 बोला टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो एकदम लेटेस्ट है, 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ्स का होता है,
तो यहाँ पे देखिए मैथ्स का मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि सर 69 नंबर का मैथ्स नहीं सॉल्व हुआ, इसका सॉल्यूशन भेज दें, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग अपना जो जो मैथ्स नहीं बना है वही केवल कमेंट कीजिएगा, ये मैथ्स नहीं बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं केवल इसका आंसर बताते जा रहा हूँ, अभी आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने का। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 14,700 रुपया, 14,700, ठीक है, प्रति टन। नेक्स्ट आइए, ये हो गया आपका 69। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 का यहाँ पे देख लीजिए, 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, 43.3%। नेक्स्ट आइए 71 में। 71 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5/60, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 71 का देख लिए, 71 का हो गया ऑप्शन डी 5/60। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 का आप लोग क्वेश्चन देखिए, 72 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मिनट। नेक्स्ट आइए 73 में। 73 जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 850 रुपया। नेक्स्ट आइए 74 में। 74 जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 7। नेक्स्ट आइए 75 में। 75 का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36, ठीक है। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा 1683, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारपाल। तो यहाँ से आपका जीके हो गया है। तो जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारपाल ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और कुमारपाल चालुक्य सोलंकी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक थे। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं धूत कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि धूत कीड़ा मतलब जुआ पे। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल जो था 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था ये। इसने चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका। इसने बौद्ध संघ को अजकालिकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 बोल रहा है कि दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 81 का यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे नील विद्रोह कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था 1854 से लेकर 1860 ईस्वी के बीच में नील विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र बंगाल था। और इस विद्रोह का जो है दीनबंधु मित्र ने अपने ग्रंथ नील दर्पण में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। नेक्स्ट आइए 82 में।
82 बोल रहा है तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो 82 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, साब कमीर के अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो था, यहाँ पे एक चीज सुधार कर लीजिएगा, मोगालीपुत्र तीस ने की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, मेरा ध्यान मोगालीपुत्र तीस इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 82 का एक बार इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। 83 में आइए, किस ग्रंथ में पटना को पॉलीब्रोथा कहा गया है? तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिका में। और मेगास्थनीज ने इस इंडिका को लिखा था और इसमें पॉलीब्राथा कहा गया है पाटलिपुत्र नगर को, यानी कि पटना को। और इसमें बताया गया है कि पटना को पॉलीब्राथा कहा गया है। इसमें कहा गया कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थे, ठीक है। 83 हो गया। अब आइए 84 में। 84 बोल रहा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और सचिव अगर पूछेगा तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो ये था 1934 में। पूछेगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन कब हुआ? तो 1934 में। और ऐसे पूछेगा सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? तो ये बन गई थी 1931 में, लेकिन इनका जो औपचारिक गठन हुआ था वो 1934 में ही हुआ था। और इनके अन्य सदस्य में है राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और वसवान सिंह इत्यादि, ये सब इनके सदस्य थे। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में। 85 नंबर बोल रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1885 ईस्वी में फिरोज मेहता, ठीक है, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद केटी तलंग के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। और 1885 में बम्बई में नागरिकों की एक सभा जमशेद सिंह जीजो भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई और इसी सभा में इस संगठन के गठन की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कौन कौन हो जाएगा इसमें से? तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, तीनों ने मिलके। 86 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चला था। और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया था। और प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आइए 87 में। 87 बोल रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 87 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 1922 में। वैसे देखिए, इसका 5 फरवरी 1922 में ये चौरा चौरी कांड हुआ था संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक जगह पर, लेकिन कहीं कहीं पे इसको 4 फरवरी भी देता है, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग ऑथेंटिक पता कर लीजिएगा। और एक चीज़ और है कि इसमें जो आग लगा दी गई थी पुलिस थाने में, जिसमें एक थानेदार और 21 हवलदार की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आइए 88 में। 88 बोल रहा है 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जुलाई 1857 को। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ले में पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ। और इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया था। नेक्स्ट आइए 89 में। 89 नंबर बोल रहा है कि प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1877 ईस्वी में। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम जो है दिल्ली दरबार
लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, 90 बुरा इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया है? तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट 1919 को। नेक्स्ट आइए 91 नंबर में, 91 बोल रहा है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो 91 नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्क वर्ग के ये लोग थे। नेक्स्ट आइए 92 नंबर में, 92 बोला निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ किया था। उसके बाद क्या हुआ, और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए। उसके बाद प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। जिस तरह फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था, निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो इस वजह से ये तीनों लोग, ए, बी और सी, तीनों लोग इससे संबंधित हैं। डी जबकि इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आइए 93 में, 93 बोल रहा है दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उलेमा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान, पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। नेक्स्ट आइए 94 में, 94 बोला दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कार्य किया था। तो किसने किया था? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने। यहाँ किला, एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट आइए 95 में, बोरा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है। तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, खोंद। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और यहाँ पे मानव बलि का जो प्रथा था वो प्रचलित था, इसी को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, 96 में बोला अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो 96 का यहाँ पे है ऑप्शन ए, मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में लागू किया था। बाद में यह प्रथा बम्बई, सिंध, बरार, असम आदि इलाकों में लागू की गई। नेक्स्ट आइए 97 में, 97 बोल रहा है हाँ 97 बोल रहा है इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की? तो यहाँ पे 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर ने की थी, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में इसका प्रथम स्थान था। यह मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त संस्था थी। 98 में इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जय सिंह ने। जय सिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। यह मालवा के परमार वंश के शासक थे तथा इनका शासनकाल 1094 से 1143 ईस्वी तक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र इसी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में, 99 बोला भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में हुई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे।
नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 नंबर इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि हुंडी की व्यवस्था थी। तो हुंडी की व्यवस्था क्या थी? तो यह 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल काल में यह एक व्यवस्था थी। तो हुंडी का प्रचलन मुगल काल की एक व्यवस्था थी जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्रपत्र के रूप में प्रयोग होती थी। बड़े व्यापार हुंडी के माध्यम से ही होता था। 101 में आइए। 101 बुरा निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो 101 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले दो, यानी कि अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 1917 को, तो ये पहले पे आ जाएगा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अगस्त संकल्प, ये था 8 अगस्त 1942 को, तो ये तीसरा हो जाएगा। वहीं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो ये 16 अगस्त 1946, तो ये चौथे पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट आइए 102 में। 102 बोला बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया? तो 102 का जो इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिए, कब तक अप्रभावी हो गया? तो 102 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1925 तक। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बिहार में स्वराज दल की विफलता 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी और 1925 तक यह दल अप्रभावी हो गया। नेक्स्ट आइए 103 में, नोनिया संप्रदाय का संबंध था। तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि नोनिया विद्रोह का संबंध सोरे के उत्पादन से था। सोरे से एक तरह का बारूद बनाया जाता था और सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। और सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का नाम नोनिया करते थे और ब्रिटिश हुकूमत के शोषण का शिकार होने के कारण नोनिया ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट आइए 104 में। 104 बोल रहा है अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। तो 104 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, 104 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में बंगाल में हुई थी और इसके संस्थापक में वीरेंद्र कुमार घोष, ठीक है, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, उसके बाद हो जाएंगे प्रबोध मित्र, उसके बाद हो जाएंगे पुलिन दास, उसके बाद सतीश चंद्र बोस। तो बी सी डी इसमें तीनों है अनुशीलन समिति के संस्थापक में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में। 105 बोला भारत का अंतिम वायसराय था। तो 105 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, 105 का आप लोग इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए सॉरी, भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन में जो दिया वो दूसरे क्वेश्चन का दे दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है, मिस्टेक किया है, इस पे इसको ध्यान देना पड़ेगा आस्था आईएएस को। ठीक है, 106 में आइए, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। और इस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी और इसी समय इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, बोला चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 107 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर मोहम्मद मुनीस। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए 108 में, इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो 108 का यहाँ पे देख लीजिए, 108 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि उपयुक्त सभी समिति का संबंध जो है ये पंचायती राज समिति से है। नेक्स्ट है 109 में, भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन बी,
दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा, संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 110 में आइए। 110 बोल रहा है मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति का गठन भी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट आइए 111 नंबर में। 111 बोला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 111 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वर्ष 1993 में। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार संसद द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 पारित किया गया और 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया। नेक्स्ट आइए 112 में बोला संसदीय समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 112 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए भारतीय संसद में संबंधित अधिकांश समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, किंतु कुछ ऐसी समितियां भी हैं जिनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है या लोकसभा के कार्यकाल तक ये कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में। 113 बुरा निम्न में से कौन सही है? तो 113 के यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ये जो है सही है, बाकी इसका जो है वो सभी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट आइए 114 में। 114 बोला भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 114 की ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। नेक्स्ट आइए 115 में। 115 बोल रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो 115 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 239 के क के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाविधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है 116 में भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संवैधानिक अधिकार है। देखिए ये थोड़ा सा है कि 116 का जो है यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था, तो वहाँ पे भी कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण ये सर्वोच्च उच्च न्यायालय में चला गया था। तो यहाँ पे देखिए उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता की जांच करते हुए जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2003 में निर्णय दिया कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही सामान्य विधिक अधिकार है, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इस प्रकार संविधान में भाग 9 के आलोक में पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है। नेक्स्ट आइए 117 में। 117 बोल रहा है कि वरीयता क्रम में इनमें कौन सबसे शीर्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष 117 का ए जो है ये वरीयता क्रम में शीर्ष पर है। और वैसे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, इसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे उप प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्नानुसार इनमें सबसे शीर्ष पर लोकसभा अध्यक्ष है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान पद पर आसीन होते हैं। नेक्स्ट आइए 118 नंबर में। 118 बोरा किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। तो 118 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। नेक्स्ट आई 119 में भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है। तो 119 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्षों में।
तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और भारत में कृषि संगणना का आयोजन कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाता है। भारत में प्रथम व्यापक कृषि जनगणना 1970-71 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आइए 120 में। 120 नंबर बोला बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो 120 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 6.8%। नेक्स्ट आइए 121 नंबर में। 121 बोला 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी एनके सिंह। नेक्स्ट आइए 122 में भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। तो 122 का यहाँ पे है ऑप्शन चीन हो गया है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वर्ष 2020-21 के लिए चीन है, और दूसरे स्थान पर यूएसए है, और तीसरे स्थान पर यूएई है। नेक्स्ट आइए 123 में। 123 बोल रहा है भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई है। तो क्या शुरुआत की गई है? तो 123 के यहाँ पे ई रूपी, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय रहा, और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा याद रखिएगा 1 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। 124 में ये भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? तो 124 का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इसका आंकड़ा संग्रह किया जाता है। और क्या था कि मई 2019 से 19 में एनएसएसओ और सीएसओ को विलय करके एनएसओ में बदल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 125 में। बोला नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2021 में बिहार को 100 में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 125 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 52 अंक। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अंक मिला है एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में, ये केरल को मिला है, जो कि सर्वाधिक 75 अंक मिला है। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74 अंक दिए गए हैं। नहीं, केरल दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चंडीगढ़ है 79 अंक के साथ पहले नंबर पे है, और केरल जो हो गया है वो दूसरे नंबर पे 75 अंक प्राप्त करके है। नेक्स्ट आइए 126 में। बोला समर्थ योजना का संबंध है, तो किससे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग से, और कपड़ा उद्योग में दक्षता विकास से इसका संबंध है। नेक्स्ट आइए 127 में। 127 इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? तो 127 के यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी पोटास उर्वरक जो है इसका भारत में उत्पादन नहीं होता है। यह पूर्णतः जो है भारत में आयात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए 128 में। 128 बोला निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? तो ये आप लोग को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1921। 129 में वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का जीएसडीपी अनुमानित है। तो 129 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 7.57 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 130 में। 130 में हो रहा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 130 का यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है इसमें सत्य हैं। ठीक है। ये नाबार्ड का 1982 में, एनएसओ का 2019 में, सेबी का 1988 में, और नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। तो ये सभी सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 131 में ये निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है। तो 131 का भी ई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो 132 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने 499 ईस्वी में मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित व खगोलशास्त्र पर एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टियम भी लिखा था। नेक्स्ट आइए 133 नंबर। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 133 का ये हो जाएगा बिहार शरीफ में। ऑप्शन बी इसका सही है। 134 है ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था?
तो 134 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820 से 1836 के दौरान। और इसका क्षेत्र जो था वो रांची, सेबूम, हजारीबाग, पलामू और मानबूम जैसे क्षेत्र में इसका हुआ था। नेक्स्ट आइए 135 में। 135 बोल रहा है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो 135 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह। 11वीं शताब्दी के अंत में पाल सत्ता पतनशील थी। इस वंश के अंतिम शासक रामपाल थे। रामपाल के समय ही तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ और इसके संस्थापक जो थे, एक मिनट, कर्नाट वंश के संस्थापक नन्य देव थे। सॉरी, हाँ, यहाँ अंतिम पूछ रहा है ना, अंतिम पूछेगा तो हरि सिंह, याद रखिएगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो हरि सिंह, और कर्नाट वंश के संस्थापक पूछेगा तो नन्य देव हो जाएगा आंसर। ठीक है। 136 में आइए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 136 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चितरंजन दास, जो कि देश बंधु के नाम से विख्यात हैं। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 137 में। 137 में बोल रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 137 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र प्रसाद। और ये जो है ये राजेंद्र प्रसाद के भाई हैं। इनका पूरा नाम राय साहब महेंद्र प्रसाद था, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि भी लौटा दी थी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आइए 138 में। 138 में बोल रहे निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो 138 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर का। 139 में चंपारण आंदोलन में कौन से एक नेता शामिल नहीं थे? ठीक है, तो 139 का ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सभी थे शामिल थे इसमें। ठीक है, एक मिनट, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। एक बार इसको आप लोग भी देख लीजिएगा कौन कौन से नेता एक्चुअली में इसमें शामिल थे, क्योंकि इसका आंसर जो देने में होता है शामिल नहीं थे। मान लीजिए कि इसमें से कोई भी शामिल नहीं होगा या फिर दो लोग कोई शामिल थे, तो वो एक बार अच्छे से इसमें चेक करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो ये 139 नंबर आप लोग रख लीजिए। वैसे इसका पूरा क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे नेता थे उसमें से इसका नाम हम लोग एक बार देख लेंगे। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो आप जानते हैं ई ऑप्शन के कारण आपका गलती भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है वो ई ऑप्शन दिया गया है। 140 में आइए, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो 140 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट आइए 141 में। 141 में बोल रहा द मदरलैंड अखबार के संस्थापक थे, पूछ चुका है बीपीएससी में। तो 141 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना मजरूल हक। 142 में आइए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन से हैं? तो 142 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज पहले नंबर पे, दूसरे पे सिवान, तीसरे पे मोतिहारी, चौथे पे किशनगंज। नेक्स्ट आइए, बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 143 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त को। नेक्स्ट आइए 144 में, बिहार में बकास्त भूमि का क्या तात्पर्य है? तो 144 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो, मतलब गिरवी रख दी गई थी। ठीक है, तो उन्हीं को बकास्त भूमि कहते हैं। और बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला के अंतर्गत बढ़िया ताल में आंदोलन चलाया गया। बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। नेक्स्ट आइए 145 में। 145 बोला बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई? तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 2020 में। ठीक है,
नेक्स्ट आइए 146 नंबर में। 146 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ठीक है, तो 146 का ये हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जो सभी जो है वो सत्य हैं। 147 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो 147 का इसका भी आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण सही है, सबसे अधिक जनसंख्या पटना सही है, सबसे कम साक्षर जिला किशनगंज, सबसे साक्षर जिला यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा रोहतास है या पटना है। ठीक है, वैसे इसमें सभी सही है, इसीलिए उपयुक्त में से सभी। एक बार ये डाटा आप लोग एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, 147 का गलत बताने से अच्छा है कि आप लोग भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। 148 में ये इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो 148 का ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपयुक्त सभी जो है इसमें सभी कथन जो है ये सत्य हैं। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो 149 के यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर इसका क्वेश्चन बोले कि 30 से या फिर 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 से कम भी हो सकते हैं, तो इसका बहुत लोग आंसर बीपीएससी के माध्यम से ई भी दिया जा सकता है। तो एक बार इसका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में, और स्टेज सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो ये कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान में तथा मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में विस्तृत है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा आस्था आईएएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है आस्था के द्वारा, वो आ चुका है हमारे पास और आप लोग को हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत ही ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका जो ये यूट्यूब से है देख रहे हैं 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका तैयारी भी आपका अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग अगर पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और इसका जो क्वेश्चन है कुछ देर में मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे, वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस क्वेश्चन का PDF आप लोग पा सकते हैं और वीडियो के माध्यम से इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।